स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जून 2024। आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रथम प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो यह है लद्दाख। लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर BD मिश्रा। लद्दाख में उपराज्यपाल ही होते हैं क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश है। उपराज्यपाल है यहाँ के डॉक्टर BD मिश्रा। इन्होंने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने पर लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया है। अब राधा कृष्णा माथुर यहाँ के पहले उपराज्यपाल थे, जिनकी नियुक्ति 31 अक्टूबर 2019 से 12 फरवरी 2023 तक यहाँ पर यह नियुक्त रहे। ये पहले इसलिए रहे क्योंकि 2019 में ही जो जम्मू कश्मीर है उससे लद्दाख को अलग किया गया था और वहाँ पर पहले उपराज्यपाल राधा कृष्णा माथुर थे और उसके बाद अभी वर्तमान के डॉक्टर BD मिश्रा हैं और यह दूसरे उपराज्यपाल हैं। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और लद्दाख की 2 राजधानी है। शीतकाल में ठंड के मौसम में यहाँ पर इसकी राजधानी कारगिल हो जाती है और गर्मी के मौसम में यह इसकी राजधानी लेह रहती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले नेता की सूची में निम्न में कौन से शामिल नहीं हैं? लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन बने हैं? यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इनसे पहले बलराम जाखड़, GM बलयोगी, PA संगमा और ये तीनों इनसे पहले लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। इन तीनों के बाद अभी लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले ओम बिरला हैं, जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है। इसमें से ये तीनों बलराम जाखड़, GM बलयोगी, PA संगमा ये तीनों बने हुए लगातार 2 बार, लेकिन GV मावलंकर ये लगातार 2 बार नहीं बने हुए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा GV मावलंकर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश का मून मिशन चांगई 6 चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लेकर पृथ्वी पर पहुंचा है? तो हाल ही में चीन का चंद्रमा मिशन जो है मून मिशन चांगई 6 चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लेकर पृथ्वी पर पहुंचा है। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है कि यह सबसे अंधेरे हिस्से, तो वह हिस्सा है दक्षिणी ध्रुव, वहां से मौजूद एटकेन का बेसिन है, वहां पर इसका यान उतरा और वहां से मिट्टी लेकर पृथ्वी पर आया। और यह उल्का पिंड की टक्कर से चंद्रमा पर बना हुआ विशाल बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है, जहां पर अंधेरा है और यह दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 71वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले IIGF का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में 71वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया है। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में 71वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया है। यह होता है IIGF, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर। इसका उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 11 पदक जीते हैं। कुल 11 पदक जीते हैं। अब इससे जुड़े फैक्ट हम लोग देखते हैं। इसमें यह
अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन के अस्मान में खेली जा रही है और इसमें भारत के कुल 4 युवा ने स्वर्ण पदक जीता है और वह चारों महिला पहलवान हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पहला है 76 किलो वर्ग में दीपांशी स्वर्ण पदक जीती है। उसके बाद 53 किलोग्राम वर्ग में मुस्कान, उसके बाद रजनीता 69 किलोग्राम वर्ग में मानसी लाठेर, यह चारों स्वर्ण पदक जीती हैं। और एक और महिला है राजा बाला, जिन्होंने 40 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। और पुरुषों में समर्थ गजानन मकावे ने 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। और कांस्य पदक जीतने वाले हैं आकाश, सचिन कुमार, विकास कच्छप, तुषार तुकाराम पाटिल और 110 किलो वर्ग भार में रौनक। इन सभी ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीता, जिसके बाद भारत कुल 11 पदक को प्राप्त हुआ भारत के नाम। अब अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया? तो आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का मार्च 2024 के अंत तक ऋण $663.8 बिलियन हो गया है। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। मार्च 2024 के अंत में भारत का बाह्य ऋण 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात मार्च 2023 के अंत में 19% से घटकर मार्च 2024 के अंत तक 18.7% हो गया। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? अब गैर नाटो सहयोगी देश यानी जो नाटो के सदस्य देश नहीं हैं, घोषित किसको किया है? अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश किसे घोषित किया, यानी जो नाटो का हिस्सा नहीं हो और उसके प्रमुख सहयोगी देश के रूप में वह नामित हो। तो अमेरिका द्वारा केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया गया है। इससे जुड़े फैक्ट हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है, जिससे केन्या उप सहारा अफ्रीका में यह पद नाम प्राप्त करने वाला पहला देश बन जाएगा। केन्या के राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो। यह अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर थे हाल ही में, और इनके यात्रा के दौरान जो बिडेन ने इन्हें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया। और प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश में ऐसे देश आते हैं जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका के साथ उसकी गहरी रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी होती है। ऐसे देश प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के श्रेणी में आते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2024 के लिए जून से दिसंबर के महीने तक वन वीक वन थीम अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2024 के लिए जून से दिसंबर महीने तक के लिए 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत की है। इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम का अभियान शुरू किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और एम्स ने जून से लेकर दिसंबर 2024 तक 1 वीक 1 थीम का अभियान चलाएंगे। और इस अभियान में विज्ञान प्रौद्योगिकी की विभिन्न क्षेत्रों में भारत की हालिया सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस अभियान में नवाचार को बढ़ावा देने वाली, रोजगार के अवसर पैदा करने वाली और CSIR के अनुसंधान और विकास कार्यों को प्रदर्शित करने वाली परियोजनाओं को दिखाया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य CSIR प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों को बढ़ावा देना और उद्योग के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है।
इसके मदद से डीप सी मिशन, अरोमा मिशन, बाजरा अर्थव्यवस्था, जैव अर्थव्यवस्था और अगली पीढ़ी की तकनीक में प्रगति से भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने और चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में इससे मदद मिलेगी। अब अगला प्रश्न है, भारत ने 25 जून 2024 को 5G एयरवेव्स की अपनी नवीनतम नीलामी शुरू की, जिसका मूल्य लगभग कितने हजार करोड़ रुपये अनुमानित है। तो भारत ने 25 जून 2024 को 5G एयरवेव्स की अपनी नीलामी शुरू की, जिसका मूल्य लगभग 96,000 करोड़ रुपया है। अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं कि भारत के दूरसंचार विभाग ने 25 जून को अपनी 10वीं स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है और इसका मूल्य लगभग, अगर हम एक निश्चित रुपये में देखें तो वह है 96,238.45 करोड़ रुपया और यह लगभग 11.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 से 24 के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में कितने करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। तो एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 3.8 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। वित्त वर्ष 23-24 के लिए पूरे एनसीआर में राज्य सरकारों के लिए लगभग 3.85 करोड़ नए पौधारोपण का एक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अभी वर्तमान में 3.6 करोड़ पौधारोपण पूरा कर लिया गया है, यानी 93.5 का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने किस शहर में पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। तो खालूबार भारतीय सीमा से सटा हुआ एक जगह है। और हाल ही में कहाँ पर खालूबार युद्ध स्मारक को नागरिकों के लिए खोला गया है। तो इसे लद्दाख में इस स्मारक को आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है, जो कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने स्थापित किया और इसे अभी हाल ही में 26 जुलाई को यह पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ अभी भारतीय सेना मनाने जा रहा है और इस उद्घाटन के समारोह में फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन के प्री कारगिल विजय दिवस समारोह का यह हिस्सा था। प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक उन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने घाटी को फिर से हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को डिजिटल परिवर्तन में नेतृत्व श्रेणी में प्रतिष्ठित पीएसयू नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा THDC इंडिया लिमिटेड। अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड, THDC का क्या मतलब है। इसका जो है पहले का नाम, यह पूरा नाम अभी हाल का है, इसका पहले का नाम था टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह पहले का नाम था, लेकिन अभी का नाम इसका हो गया THDC इंडिया लिमिटेड, THDCIL इसका अभी का पूरा नाम। THDC इंडिया लिमिटेड को डिजिटल परिवर्तन में नेतृत्व श्रेणी में प्रतिष्ठित PSU नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो अभी केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष में मंत्री हैं, उन्होंने नई दिल्ली में इस पुरस्कार को प्रदान किया है। आज का करंट अफेयर हम लोगों का यहीं पे पूरा होता है। इस सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को PDF में पाने के लिए आप स्टडी ट्रैक के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है।